Hi everyone, I hope you are doing good. So जैसा कि हम सब लोग जानते हैं that the notification for Haryana Judicial Service Examination is going to be out soon. It can be out any moment. जिस वजह से एक बहुत ही confusion चल रहा है सबके दिमाग में कि तैयारी करें start के अभी रुक जाएं. So for that matter, we at Divine Institute have your back. We are starting a crash course फॉर हरियाणा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी तक नोटिफिकेशन इज गोइंग टू बी आउट. सो दैट इज वाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंटेटिवली फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर विच इज गोइंग टू लास्ट फॉर 75 days. अब अगर नोटिफिकेशन प्रीपोन जल्दी आ जाती है या लेट आती है, वी हैव अरेंजमेंट्स फॉर एवरीथिंग. अगर नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी और हमें लगेगा कि 75 days का टाइम पीरियड नहीं है बीच में, then we are going to like shorten the number of days and increase the number of hours per day. उस according we will do. We will not cut corners at all. ठीक है. उसके बाद आप लोगों को हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द स्टडी मटेरियल. साथ में हम लोग आपको देंगे लीगल जीके, लेटेस्ट जजमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, रिसेंट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट जितनी रहेंगी उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी. अलोंग विद दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू हरियाणा का जीके, जनरल नॉलेज जितना पेपर में आ सकता है, और साथ में मॉक टेस्ट्स भी आपके रहेंगे हमारे पास. ठीक है. दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड. और अप्रोच जैसे रहने वाली है, वी आर गोइंग टू कवर डिटेल इन डिटेल ऑल द सेक्शंस. ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली because 75 days is too short a time period for a course that is done in I think more than a year. ठीक है. 14 months 16 months में जो होता है उसको 75 days में करना अपने आप में एक टास्क है. So you all have to gear up, tighten your belts so that obviously you can crack and nail Haryana Judicial Service Examination. So this is going to be a demo class and an overview for Specific Relief Act today. और अगर आपको और डेमोज देखने हैं, फ्री डेमोज आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप which is AIM Pariksha. I'm going to link it down below. You can just have access to it. You can download it and have access to all the study material that is available for free. A lot of demos are available for free. Mock tests, subject-wise tests, everything is available. Most of it is available free of course on the application. You can just check that. So yeah, abhi ke liye we are going to start with Specific Relief Act. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पहले तो आपको बता देती हूँ प्री के लिए इंपॉर्टेंस क्या है. मेंस हो या प्री हो, एसआरए अपने आप में दिखने में माइनर लगता है बट माइनर नहीं है. इट इज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स ओनली. ठीक है. व्हाई डू आई कंसिडर इट टू बी अ मेजर सब्जेक्ट? बिकॉज इट इज वेरी टेक्निकल. ठीक है. इट इज नॉट अ केक वॉक एट ऑल. ठीक है. लेकिन यहाँ पे वी प्रॉमिस यू, आई कैन वाउच, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट, और बहुत आसान लगने वाला है आपको पूरा एसआरए. ठीक है. तो बिफोर I proceed with SRA, I just want to tell you that there is an early bird registration, early bird offer that is going on. There is special discount that is available. The numbers are here on the screen. You can just contact the team and we are going to guide you throughout. So yeah, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आप देखो, अगर मैं लॉस को डिवाइड करना चाहूं तो मैं लॉस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. एक ऐसे लॉज जो हमें राइट्स बता रहे हैं, एक ऐसे लॉ जो हमें रेमेडीज दे रहे हैं, और थर्ड ऐसा लॉ जो हमें प्रोसीजर बताता है. ठीक है. अगर मैं लॉज को कैटेगराइज करूं, मैं ऐसे करूंगी. ठीक है. जब बात आती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, तो मैं अगर देखूं तो मैं किसमें बेस्ट सूटेड उसको फिट कर पा रही हूं, तो मैं कहूंगी कि हाँ यार, नाम से ही पता लग रहा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो मतलब पक्का रेमेडी, रिलीफ दे रहा है, रेमेडीज दे रहा है, तो पक्का ये रेमेडियल लॉ में बेस्ट फिट बैठेगा इसका यहां पे. ठीक है. अब आ जाती है बात कि यार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया ही क्यों गया. मेरा क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया क्यों गया.
तो पहले तो हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना सब्जेक्ट की, ठीक है। पहले आपको बताती हूँ बनाया क्यों गया, देन विल मूव ऑन टू द हिस्ट्री पार्ट। तो बनाया इसीलिए गया, हुआ क्या, बहुत सारे एक्ट्स हैं हमारे पास, हम जानते हैं वी हैव वेरियस सब्सटेंटिव लॉज, प्रोसीजर लॉज, लॉट ऑफ देम, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमी रह रही है, कुछ ऐसा जो वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रिलीफ्स यार जिनके लिए हमें गुजारा करना पड़ रहा है, और लॉ चाहता है कि आप लोग एडजस्ट ना करें, हम आपको कुछ रेमेडीज जो बाकी लॉ नहीं दे रहे, हम आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, आपने डिवाइन इंस्टीट्यूट में अपनी हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सीट बुक करा ली, आपने अपनी फीस भी पे कर दी, रजिस्ट्रेशन फी पे कर दी या पूरी फीस पे कर दी। बाद में अगर आप आते हैं, ठीक है, आप बोलते हो कि 1 महीने बाद की कोर्स जब स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर टेंटेटिवली, तो आप आते हो 21 नवंबर को अपनी सीट लेने, तो आपको बोल दिया जाता है आपकी सीट तो गई, आपकी सीट तो किसी और को दे दी गई है। तो आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो पे करा था, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, कि अब मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे सीट दोगे, आप मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। ऐसे केस में अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम चाहते हैं कि सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बोल देगा देखो सेक्शन 73 में जाके कॉम्पेंसेशन ले लो, इसके अलावा तो देखो मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, ठीक है। जब सेक्शन 73 में जाके कॉम्पेंसेशन लोगे आप, तो पॉइंट ये है यहां पे, हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए ही नहीं, हमें तो सीट चाहिए, हमें तो हरियाणा का एग्जाम निकालने के लिए ये सीट ही चाहिए, हमारे लिए मनी कॉम्पेंसेशन इज नॉट इनफ, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में एसआरए कहता है आई हैव योर बैक, एसआरए हमें बचाने आ जाता है इस केस में। और एसआरए क्या कहता है कि देखो मैं आपको एक रिलीफ प्रोवाइड करता हूं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करता, वो रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मनी नहीं चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म करो, मुझे वो सीट ही दो। तो ये वाला रिलीफ जो कहीं नहीं है वो एसआरए में बैठा है। ऐसे के और बहुत सारे रिलीफ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आए, आपने मुझे मेरे घर से निकाल दिया, निकाला नहीं, धमकाया, पहले तो आपने मुझे धमकाया कि श्रद्धा दिस इज माई होम, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, ये मेरा घर है, आप मुझे रोज आके धमका रहे हो, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, सीपीसी कहती है मेरे पास तब आओ अगर आपको एक्चुअली निकाला गया है, तो मैं तभी हेल्प कर पाऊंगी। मैं क्या सोची जा रही हूं मैं जाऊं कहाँ, इसके लिए एसआरए कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं डिक्लेरेटरी डिक्री आपके फेवर में पास कर दूंगा और मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि ये घर आपका है श्रद्धा। तो मतलब अगर मेरे को धमकाया भी जा रहा है, मुझे ये भी बोला जा रहा है कि घर तेरा नहीं है, मैं कोर्ट में जाके एसआरए की हेल्प लेके डिक्लेयर करवा दूंगी कि नहीं नहीं ये घर तो मेरा है, तो ये रिलीफ भी कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रिलीफ्स हैं जो बाकी एक्ट्स में कमियां हैं, बेसिकली उनको पूरा करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पिक्चर में आता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की हिस्ट्री पे, जिसमें से प्री के ढेर सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एसआरए, सबसे पहला एसआरए जो था वो 1877 का था, ठीक है, जो किस पे बेस था, न्यूयॉर्क सिविल कोड पे। जो पहले वाला एसआरए बनाया गया था वो बेस्ड था न्यूयॉर्क सिविल कोड पे, ठीक है। तो आपको ये दोनों प्री के क्वेश्चन है, ये भी प्री का क्वेश्चन है और ये भी प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला कौन से ईयर का था और न्यूयॉर्क किस पे बेस्ड था, ठीक है। इसके बाद अब वाला जो एसआरए है 1963 वाला एसआरए, ठीक है, पहले था 1877 वाला एसआरए। एक ये बना कैसे, ठीक है। तो हुआ क्या, लॉ कमीशन की 9th रिपोर्ट आई, ये भी प्री का क्वेश्चन है, प्री हिस्ट्री में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लॉ कमीशन की 9th रिपोर्ट आई, कौन सी डेट को आई ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई 19 जुलाई 1958 को,
ये भी प्री का क्वेश्चन है और ये भी प्री का क्वेश्चन है कि कौन सी रिपोर्ट से बना है हमारा SRA 1963, 9th रिपोर्ट से लॉ कमीशन की। और ये रिपोर्ट आई कब थी? 19 जुलाई 1958 को आई थी। ठीक है, इसके बाद क्या, जब ये रिपोर्ट आ गई, इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक बिल पास हुआ, स्पेसिफिक रिलीफ बिल 1962। तो एक बिल पास हुआ, स्पेसिफिक रिलीफ बिल 1962, जिस बिल की अकॉर्डेंस में, जिस बिल को ध्यान रख के बनाया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये है हमारा SRA 1963। ठीक है यहां तक? ओके, तो ये भी प्री का क्वेश्चन हो गया कि कौन से बिल से हमारा SRA 1963 पिक्चर में आया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है SRA की। SRA की डेट ऑफ एनफोर्समेंट आप देखो, एक्ट है 1963 का, लेकिन इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट रहेगी 1 मार्च 1964। 63 का एक्ट, 64 हमारी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है। अपने बेयर एक्ट पे ना 1963 क्रॉस करके फिर 1964 डालना कभी नहीं भूलेगा कि इससे अगला साल था डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1964, 1 मार्च। ठीक है, ये भी आप प्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स में से तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं वेरी ऑफन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और प्री में क्या आता है। ठीक है, प्री एक ना क्वेश्चन है, SRA इज अ लॉ ऑफ इंजर्ड पार्टी। ये प्री का क्वेश्चन है कि SRA को क्या बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ द इंजर्ड पार्टी। व्हाई द लॉ ऑफ द इंजर्ड पार्टी? क्योंकि जिस पार्टी के साथ बुरा हुआ है सिर्फ उसी को हेल्प कर रहा है। जैसे एविडेंस एक्ट को, इंडियन एविडेंस एक्ट को लॉ ऑफ जजेस बोला जाता है ना, कि जजेस की हेल्प कर रहा है। सिमिलरली SRA को लॉ ऑफ इंजर्ड पार्टी बोला जा सकता है। इसको आप प्री के लिए ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अप हमारे पास आ जाता है कि क्या SRA सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल है। क्या सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल है? ये भी प्री का पेट क्वेश्चन होता ही होता है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आप देखो हमारा SRA ना, सब्सटैंटिव लॉ होता कौन सा है पहले तो ये देख लेते हैं। सब्सटैंटिव लॉ ऐसा लॉ जो राइट्स क्रिएट करता है, डिफाइन करता है राइट्स को, कॉन्फर करता है या क्रिएट करता है राइट्स एंड ड्यूटीज को। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन, कॉन्फर या क्रिएट करता है हमारा सब्सटैंटिव लॉ। और प्रोसीजरल लॉ क्या करता है? प्रोसीजरल लॉ इन राइट्स को प्रैक्टिस में लाता है, इनकी मशीनरी क्या है वो देखता है, और प्रोसीजर क्या है वो देखता है इन राइट्स का। प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड मशीनरी ऑफ द राइट्स। कौन से? ये वाले राइट्स जो यहां पे क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा सवाल उठा कि सब्सटैंटिव भी हमें समझ आ गई क्या है, प्रोसीजरल भी हमें समझ आ गई क्या है। सवाल तो ये था SRA क्या है दोनों में से। ठीक है, SRA इन दोनों में से कहां बेस्ट बैठ रहा है? तो SRA, क्योंकि कोई सब्सटैंटिव राइट क्रिएट नहीं करता सिवाय एक एक्सेप्शन है। जनरली SRA सब्सटैंटिव राइट क्रिएट नहीं करता, इसलिए हमने उसे प्रोसीजरल की कैटेगरी में डाल दिया, प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी में डाल दिया। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि SRA क्या है, तो SRA तो प्रोसीजरल है। लेकिन अगर पेपर में ऑप्शन होता है, पेपर में ऑप्शन आया प्री में, वेरी इंपॉर्टेंट, कि SRA ऑप्शन क्या है? सब्सटैंटिव, प्रोसीजरल, सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीजरल,
और सपोजिटरी एडजेक्टिव। ये 4 ऑप्शन है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीजरल रहेगा, क्योंकि सेक्शन 6 एसआरए जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वहां पे एक नया सब्सटैंटिव राइट क्रिएट हो रहा है। तो टेक्निकली हमें इतनी समझ आ गई कि अगर ऑप्शन में ये नहीं है, सिर्फ है सब्सटैंटिव, प्रोसीजरल, एडजेक्टिव या नन, तो आप चूज करेंगे प्रोसीजरल। लेकिन अगर ऑप्शन है सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीजरल का, देन यू विल गो विद सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीजरल ओनली। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जो प्री के लिए आप इसे याद कर लीजिए, घोट के पी जाइए, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट अप, नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि यार क्या एसआरए, हम जानते हैं राइट्स ना 2 तरह के होते हैं। राइट्स 2 तरह के होते हैं, इन रेम और इन पर्सोनम, है ना। इन रेम, इन पर्सोनम। तो जो इन रेम का मतलब होता है राइट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और ये वाले हम जानते हैं इन पर्सोनम अगेंस्ट अ पर्सन, पर्सनल इन नेचर होते हैं ये। पॉइंट उठता है एसआरए कौन से राइट से डील करता है यार? क्या ये राइट्स इन रेम प्रोवाइड करता है या क्या ये राइट्स इन पर्सोनम प्रोवाइड करता है? तो आप देखो, हमारा एसआरए पर्सनल राइट्स प्रोवाइड करता है, राइट्स इन पर्सोनम। ये भी प्री का क्वेश्चन है पेट, ठीक है। एसआरए राइट्स इन पर्सोनम प्रोवाइड करता है, मतलब सोचो, अगर मैंने आपके अगेंस्ट कोर्ट में डिक्री ऑब्टेन कर ली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप मुझे आके धमकाते हो और मैं डिक्लेयर कराना चाहती हूँ कि ये मेरा ही घर है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये घर श्रद्धा का है, तो क्या कोई तीसरा इंसान कल को आके नहीं चैलेंज कर सकता? वो कर सकता है। अगर हम ये बोलते कि वो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, मतलब वो राइट इन रेम हो जाता। लेकिन कोई भी इंसान, तीसरा इंसान आके जिसके अगेंस्ट डिक्री नहीं आई, वो इसे चैलेंज कर सकता है, माना जाएगा कि राइट इन पर्सोनम है। जिस इंसान के अगेंस्ट डिक्री आई सिर्फ उस पे लग रही है, सब पे पूरे दुनिया पे ये डिक्री नहीं लग रही है, तो ये राइट इन पर्सोनम है। आपको ये भी प्री के लिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि क्या एसआरए एग्जॉस्टिव है? क्या एसआरए एग्जॉस्टिव है? आप देखिए, एग्जॉस्टिविटी का मतलब क्या है? अपने आप में पूरा, सेल्फ सफिशिएंट, जिसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एक बारी के लिए ना सेक्शन 2 क्लॉज ई पे आओ, एसआरए के सेक्शन 2 क्लॉज ई पे, तो बोलता है कि देखो, अगर कोई डेफिनेशन एसआरए कहता है मैं नहीं दे रहा हूं ना आपको, तो आप एक काम करना, आप वो डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बोरो कर लेना। हमें इतनी तो चीज समझ आ गई कि यार ये सेल्फ सफिशिएंट तो देखो नहीं है, पूरा नहीं है, तभी ये हेल्प मांग रहा है आईसीए की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हेल्प मांग रहा है। तो हमें इतना तो समझ आया यहां से कि अच्छा ये एग्जॉस्टिव तो इसे नहीं कह सकते। और प्रूफ देखते हैं एग्जॉस्टिविटी का कि क्या ये है या नहीं है। यहां से तो हमें लग रहा है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि ये आईसीए की हेल्प मांग रहा है। लेकिन एक और जगह देखते हैं, हमारा प्रियम्बल, हमारा प्रियम्बल बोलता है एसआरए, एसआरए किसकी बात करता है? रिलीफ्स ऑफ सर्टेन काइंड्स, रिलीफ्स ऑफ सर्टेन काइंड्स। रिलीफ ऑफ सर्टेन काइंड्स का क्या मतलब है? सारे रिलीफ तो मैं आपको नहीं दे रहा। तो एसआरए खुद बोल रहा है, देखो प्रियम्बल में ही बोल रहा है कि मैं आपको सारे रिलीफ तो नहीं दे रहा, सर्टेन काइंड्स दे रहा हूं, सिर्फ कुछ कुछ दे रहा हूं। तो जो कुछ मैं दे रहा हूं, आप समझ रहे हो एग्जॉस्टिविटी कैसे पता लग रहा है? नहीं है, एक तो यहां से 2E से, और दूसरा प्रियम्बल ने खुद ही बोल दिया कि मैं तो सिर्फ कुछ रिलीफ की बात कर रहा हूं, कुछ तरह के रिलीफ की, सारे तरह के रिलीफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इससे भी हमें समझ आ गया कि यार ये एग्जॉस्टिव तो देखो नहीं है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जिन रिलीफ्स की बात एसआरए करता है, जिनकी बात करता है, उनको लेके एग्जॉस्टिव हो जाता है। तो मतलब अगर हमने वर्ड देखा डिक्लेरेटरी डिक्री,
तो ये रिलीफ की बात अगर एसआरए में करी गई है तो ये रिलीफ तो एग्जॉस्टिवली डिस्कस्ड है, कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस्ड है। मतलब सारे रिलीफ तो हम आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन जौन से दे रहे हैं ना वो पूरे दे रहे हैं, ये है एसआरए। तो अगर आपको प्री में क्वेश्चन आता है इज एसआरए एग्जॉस्टिव इन नेचर, द आंसर इज नो, एसआरए इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये है आपका प्री का क्वेश्चन। तो आप देखो हमने वेरियस क्वेश्चंस कवर कर भी लिए प्री के लिए, जो हिस्ट्री में से, इंट्रोडक्शन में से आते आते हैं, मतलब दीज आर द पेट क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है प्री में, एसआरए कौन सी लीगल मैगजिम पे बेस्ड है? एसआरए कौन सी लीगल मैगजिम पे बेस्ड है? तो वो मैगजिम है यूबी जस इबी रेमेडियम। यूबी जस इबी रेमेडियम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है where there is a right, where there is a right, there is a remedy, there is a remedy। तो आपको प्री में क्वेश्चन आता है एसआरए कौन सी लीगल मैगजीन पे बेस्ड है? ये लीगल मैगजीन पे बेस्ड है यूबी जस्ट इबी रेमेडियम, जिसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, कि जहां पे राइट है आपका किसी चीज का तो वहां पे रेमेडी अपने आप अराइज होगी, कोई ना कोई रेमेडी जरूर होगी उस चीज की, और वो रेमेडीज हमें एसआरए ने दी हैं। ये आपका नेक्स्ट प्री का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, एसआरए के पास ना खुद का देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। एसआरए का खुद का कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, वो कॉज ऑफ एक्शन बोरो करता है, इट बोरोज इट्स कॉज ऑफ एक्शन फ्रॉम अदर लॉज, जैसे कि आईसीए, सीपीसी, टीपीए एटसेट्रा। इनसे अपना कॉज ऑफ एक्शन बोरो करता है एसआरए, इसका खुद का नहीं है कुछ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन आई होप यू ऑल नो, कॉज ऑफ एक्शन है होता क्या है? बेसिकली राइट प्लस उसकी इंफ्रिंजमेंट। एक राइट था, राइट टू लिव पीसफुली, कोई आपके घर में घुस गया, आपको सोने नहीं देता, आपको चैन से रहने नहीं देता, तो आपको धमकाता है आके, जैसे मुझे धमका रहा था वो इंसान। तो मेरा राइट था टू लिव पीसफुली, और वो कोई इन्फ्रिंज कर रहा है आके, मुझे चैन से रहना ही नहीं दे रहा अपने घर में, तो मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। ठीक है, तो ऐसे है कॉज ऑफ एक्शन, होता है कॉज ऑफ एक्शन का मतलब, और एसआरए का खुद का कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। एक बार के लिए हम फटाफट एक्ट की स्कीम देख लेते हैं। एक्ट की स्कीम, हमारे जो रिलीफ्स होते हैं ना यार, तो रिलीफ्स ना दो तरह के होते हैं मेजरली। एक होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ्स फॉर द पर्पस ऑफ एसआरए, एक होते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ्स। स्पेसिफिक रिलीफ्स कौन से? हमारे एसआरए में 6 स्पेसिफिक रिलीफ्स बताए गए हैं, और प्रिवेंटिव रिलीफ बेसिकली एक ही है, इंजंक्शन, लेकिन इसके डिवीजन कैसे है मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, तो आप देखो, हमारा एसआरए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और 44 सेक्शंस में। 3 पार्ट्स, 8 चैप्टर, 44 सेक्शंस, जिसको भी आपको प्री के लिए याद रखना ही रखना है। ठीक है, 3 पार्ट्स कैसे? पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज प्रिलिमिनरी, इसमें सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 4 डिस्कस किए गए हैं प्रिलिमिनरी पार्ट 1 में। 3 पार्ट्स है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट कौन सा है? सेकेंड पार्ट का नाम है स्पेसिफिक रिलीफ्स, ये वाले, और थर्ड पार्ट का नाम है प्रिवेंटिव रिलीफ्स, ये वाले। तो पार्ट 1, 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 हो गया प्रिलिमिनरी, पार्ट 2 हो गया स्पेसिफिक रिलीफ, पार्ट 3 हो गया प्रिवेंटिव रिलीफ्स। ठीक है, इसके बाद हम आ गए स्पेसिफिक रिलीफ्स,
जो कि है हमारा पार्ट 2। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। इसमें हमारा आता है चैप्टर नंबर 1 जो बोलता है रिकवरी ऑफ पोजेशन। रिकवरी ऑफ पोजेशन आपको ना प्री के लिए इंडेक्स वैसे रटा होना चाहिए ना कि आपको ब्रैकेट पता हो। आप यू इफ यू आर नॉट एबल टू, if you are not able to recall the exact section, you will definitely land near to it if you are well versed with the index of the Ware Act। ठीक है। और एक और चीज, एसआरए का एक्ट नंबर क्या है, ये देखो स्टार्टिंग में लिखा है 47 ऑफ 1963। 1963 में जितने एक्ट्स बने थे उसमें 47th एक्ट एसआरए था। ठीक है, इसको भी आप प्री के लिए याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपको इंडेक्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंडेक्स पे जब हमारी पकड़ बन जाती है तो पूरा एक्ट हमारे हाथों में होता है। ठीक है, तो आप देखो चैप्टर 1 रिकवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। चैप्टर 1 की ब्रैकेट है सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 8 तक। ठीक है, फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका ब्रैकेट है सेक्शन नंबर 9 से लेके 25 तक। रिकवरी ऑफ पोजेशन में क्या है कि यार सर मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी इस इंसान के कब्जे में है, सर मुझे ये प्रॉपर्टी वापस दिलवा दो। सेक्शन 5, 6, 7, 8। सर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना है, सर प्लीज इसको परफॉर्म करवा दो। मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे को डिवाइन में सीट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, परफॉर्म करवाओ। सेक्शन 9 to 25 चैप्टर नंबर 2। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो बात कर रहा है सेक्शन नंबर 26 अकेला, रिलीफ ऑफ रेक्टिफिकेशन। करेक्ट करना, सही करना, सर मैं परफॉर्म कर दूंगी बट इसको सही करवा दो कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 सेक्शन नंबर 27 से लेके 30 रिलीफ ऑफ रेसिशन। कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करवाना चाहते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड सुना होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसाइंड करवा सकते हो। वो रिसिशन कहां पे होती है, एसआरए में, सेक्शन नंबर 27 से लेके 30 तक। चैप्टर नंबर 4 आ गया। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है कैंसल। सेक्शन नंबर 31 से लेके 33 तक है, इसका नाम है कैंसलेशन। आप कुछ डॉक्यूमेंट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप सहारा लेते हैं चैप्टर नंबर 5 सेक्शन नंबर 31 से 33 का। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो बात करता है डेक्लरेटरी डिक्री की, जो बात करता है, इसकी बात की गई है सेक्शन नंबर 34 एंड 35 एसआरए में। आप देखो हमारे ये 6 स्पेसिफिक रिलीफ्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्पेसिफिक रिलीफ्स 6 है। वो 6 कौन कौन से हैं फटाफट देखो। फर्स्ट इज रिकवरी ऑफ पोजेशन, chapter 2 is specific performance of contract, then we have rectification, rescission, cancellation and declaratory decree। सेकेंड तरह के रिलीफ एक और तरह के होते हैं, मैंने आपको बोला था, ये तो हो गए स्पेसिफिक रिलीफ। दूसरी टाइप जो है वो है प्रिवेंटिव रिलीफ्स। प्रिवेंटिव रिलीफ्स, प्रिवेंटिव रिलीफ्स कितने तरह के हैं, बेसिकली इंजंक्शंस ही हैं बट इसमें 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। एक है चैप्टर नंबर 7 और एक है चैप्टर नंबर 8। 8 चैप्टर्स है ना, हमने हो गए 8 चैप्टर, देखो 6 हमने पहले कर लिए, 7 और 8 ये रहा। चैप्टर नंबर 7 क्या है, चैप्टर नंबर 7 की हेडिंग है इंजंक्शंस जनरली। इसमें सारे तरह के इंजंक्शंस की बात की गई है, इंजंक्शंस जनरली। ठीक है, और लास्ट हमारे पास बता है चैप्टर नंबर 8 जो बात करता है परपेचुअल इंजंक्शंस की। इंजंक्शंस होती क्या है, हम लोग जानते हैं, एक इंसान को किसी चीज के लिए रोकना,
प्रिवेंट करना इज इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शंस। ठीक है, इसको हमने डील करा है सेक्शन नंबर 36 37 में, और यहां से 38 से लेके 44 आ जाती हैं हमारी परपेचुअल इंजंक्शंस। ये रहा आपका पूरा बेयर एक्ट, पूरे बेयर एक्ट का इंडेक्स आपके सामने पड़ा है। ठीक है, आई होप, और ये आपको इंडेक्स तो एटलीस्ट याद करना है पहले, before you move into the act, before you dive deep into the act, you will have to memorize the index, and I think I can't make it any easier. It can't be any easier. आपके सामने पूरा पैटर्न पड़ा है। 5 से पहले 1 to 4 प्रिलिमिनरी है, 5 to 8 फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2 9 to 25, 26 अकेला चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 27 to 30, चैप्टर नंबर 5 31 से 33, चैप्टर नंबर 36 34 35, और प्रिवेंटिव रिलीफ है चैप्टर नंबर 7 और 8 36 37 एंड 38 to 44। अब आपको एक काम क्या करना है, आपको काम करना है ये इंडेक्स याद करना है बिफोर एनीथिंग। आप घर पे बैठे, रात को सोने से पहले, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये छपना चाहिए। ठीक है, यू कैन जस्ट start asking yourself questions, like एकदम से randomly खाना खाते हुए like Shraddha, what was chapter number 3, और एकदम से आपका दिमाग आपको घुमाएगा कि चैप्टर नंबर 3 कैसे, फिर आप आंसर दे पाएंगे। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दैट फॉर योरसेल्फ, और जब आप वो दे पाएंगे आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे आफ्टर वी एंड अप दिस एक्ट। एक एक एक्ट के बाद आपको उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, वी ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन केस यू वांट टू अवेल the test series. You can obviously contact at the number that is given here. ठीक है, आप इस पे contact कर सकते हैं, और you will obviously get to know कि how many number of tests we are providing, किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने टेस्ट, कितने मॉक्स, सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। As I already mentioned, there's an early bird registration and a special discount going on, so you can avail that also. Thank you very much. I will like to sign off now. Take care of yourselves. Have a good day ahead.